हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कृतार्थ मिल्कानी और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 पॉवर्टी इसके हम एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये जो एमसीक्यू सीरीज है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो मैं बता दूं, हम ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी बुक के 3 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने कंप्लीट बुक वाइज, ठीक है, बुक से लेकर आपका हर एक पैरा से लेकर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बनाए, ताकि आप लोगों को टर्म 1 एग्जाम में कोई दिक्कत ना आ सके। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल के कंटेंट को चेकआउट कर सकते हो। और फेस्टिव सीजन आप लोगों को एंजॉय करना है, उसके साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करनी है, बिकॉज नेक्स्ट मंथ से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कंसिडर द स्टेटमेंट्स। तो आप लोगों को बताना है इनमें से 4 स्टेटमेंट को पढ़ के कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखो, गलत स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन है फोर्थ, और फोर्थ गलत इसलिए बिकॉज इसमें कहा गया है कि जो पुअर पीपल होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, दे हैव फ्यू एसेट्स। देखो यहां तक तो ठीक है। फिर यहाँ कह रहा है कि दे रिसाइड इन पक्का सेटलमेंट्स। कच्चा पक्का सेटलमेंट्स, दो टाइप की सेटलमेंट्स होती हैं। आपको मैं बेसिकली बताऊं तो कच्चा सेटलमेंट आपकी झोपड़ी काइंड ऑफ चीज हो गई, कि मतलब झोपड़ी हो गई आपकी कच्चा सेटलमेंट। और पक्का सेटलमेंट का आपका मतलब हुआ कि सीमेंट वगैरह से जो घर होता है, मतलब पक्का बिल्डिंग टाइप की जो घर होते हैं। तो गरीब लोग जो होते हैं, दे रिसाइड इन पक्का सेटलमेंट्स, ये गलत है स्टेटमेंट। आपका बुक कहता है कि दे रिसाइड इन कच्चा सेटलमेंट्स। तो इसमें फोर्थ गलत होगा एंड आंसर आपका ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है। पहला, स्टार्वेशन एंड हंगर आर द की फीचर्स ऑफ पुअरेस्ट हाउसहोल्ड, जो कि सही बात है। स्टेटमेंट 2, पुअर पीपल फॉल्स इनटू क्रॉनिक इंडेटेडनेस बाय बोरोइंग मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो, क्रॉनिक इंडेटेडनेस का मतलब ये होता है ना, ये बी साइलेंट होता है इसमें प्रोनाउंसिएशन में। तो क्रॉनिक इंडेटेडनेस का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक, लाइक क्रॉनिक डिजीज एक टर्म यूज होता है जो जिससे आप बहुत लंबे समय तक सफर करो, मतलब जो आपको एक बार वो बीमारी हो गई तो बहुत लंबे टाइम जाती है। तो क्रॉनिक इंडेटेडनेस मतलब काफी लंबे समय तक चलने वाली उधारी। इंडेटेडनेस मतलब कर्ज। तो जो गरीब लोग होते हैं वो मतलब कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि वो मनी लेंडर्स जो साहूकार होते हैं उनसे वो पैसा लेते हैं हाई इंटरेस्ट से। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है आप लोगों की ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ, योर ऑप्शंस आर ए फूड, बी वाटर, सी लैंड, या डी एम्प्लॉयमेंट। तो किस चीज की खोज में लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेट होते हैं? सो दिस इज वेरी सिंपल, ऑप्शन डी एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द स्टेटमेंट्स। और अगर आप लोगों में से कोई जेन्युइनली प्रैक्टिस करना चाहता है एमसीक्यूज की, तो आई विल टेल यू क्या करो, कि जैसे मैं कंसिडर द स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ, आप पॉज कर लो वीडियो को और सारे स्टेटमेंट्स पढ़ो और अपना एक दिमाग में लगा लो कि अला आंसर होगा। फिर जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप उससे अपना आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन बी, कि केवल इस वाले में फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है। थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट क्यों है मैं आपको बताऊं। तो देखो, रूरल पुअर आर द ओवरफ्लो ऑफ अर्बन पुअर, ये गलत बात है। ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो अर्बन पुअर होते हैं दे माइग्रेट टू रूरल एरियाज, जो जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा होता क्या है कि जो रूरल पुअर होते हैं दे माइग्रेट टू अर्बन एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पर गलत लिखा है, थर्ड गलत है। फोर्थ, अर्बन पुअर वर्क एज एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड कल्टिवेटर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, जो कि ये फिर अगेन गलत है। देखो, अर्बन पुअर दे डोंट वर्क एज एग्रीकल्चर लेबर्स बिकॉज अगेन दे आर इन योर अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में हाउ विल दे वर्क एज एग्रीकल्चर लेबर ना। तो यहाँ पर रूरल होता तब सही होता, बट नहीं है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट डिस्कस करने वाले पहले कौन थे? ठीक है, तो ही वाज ऑप्शन सी, दादा भाई नावरोजी। और फर्स्ट चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा कि इनका नेशनल इनकम का भी एस्टिमेट इन्होंने निकाला था, तो उसके साथ साथ इन्होंने पॉवर्टी पर भी काम किया। ठीक है, और इन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाली। ठीक है, इनका जो मेथड था, आई मीन पॉवर्टी कवर करने का, मतलब डिस्कस करने का, वो था आपका जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। इन्होंने जेल के मतलब प्रिजनर का, एक जो कैदी होता है उसका मेन्यू लिया और उससे कैलकुलेट किया कि मतलब पॉवर्टी लाइन क्या होती है। ठीक है, और ही कैलकुलेटेड, लाइक आप देख सकते हो, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू हिज एस्टिमेट्स द एवरेज पॉवर्टी लाइन वाज 3/4 ऑफ एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो उनके अनुसार उन्होंने जो कहा, अपना एस्टिमेट्स लगाए, तो उनके अकॉर्डिंग जो एवरेज पॉवर्टी लाइन थी, मतलब गरीबी की रेखा की, इससे अगर आप नीचे हो तो आप यू आर पुअर, और ऊपर हो तो आप यू आर रिच। ठीक है, तो इट वाज 3/4 ऑफ एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि जितना एक एडल्ट जेल में रह के उसका खर्चा जाता है उसके खाने पीने में, उसका 3/4 आपका पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 6 है मैच द फॉलोइंग। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो एक्सपर्ट ग्रुप ऑन पॉवर्टी आपका बना था 1989 एंड 2005 में, मतलब दो अलग अलग एक्सपर्ट ग्रुप बनाए गए थे, पहला 1989 में, दूसरा 2005 में। सेकंड है टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। सो दिस वाज इन द ईयर 1979। ठीक है, तो सेकंड का ए, फर्स्ट का बी, और थर्ड का आपका सी। सिंपल सी बात, आंसर कीज आप देख सकते हो, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी।
क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आप लोगों को दिए हैं, आप लोगों को बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो बेसिक ही क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1, पॉवर्टी लाइन सेपरेट द पुअर एंड नॉन पुअर, जो कि बिल्कुल सही बात है कि एक लाइन है, उसके अगर आप ऊपर हो तो यू आर नॉन पुअर, एंड अगर आप उसके नीचे हो तो यू आर पुअर, ठीक है। तो सेकंड है, क्रॉनिक पुअर इंक्लूड्स पीपल हु आर ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर। तो क्रॉनिक मैंने आपको मतलब बताया ना कि लंबे समय तक। तो जो क्रॉनिक पुअर एक टर्म है, इसमें आप लोगों के वो गरीब लोग इंक्लूड होते हैं हु आर ऑलवेज पुअर, मतलब वो हमेशा गरीब रहते हैं, साल के 365 डेज दे आर पुअर एंड यूजुअली पुअर। यूजुअली पुअर का मतलब होता है कि जनरली वो पुअर होते हैं, बट हो सकता है कि या तो एक कंडीशन है क्रॉनिक पुअर की कि या तो पूरे साल आपके गरीबी रहेंगे, और दूसरा यूजुअली पुअर मतलब वो साल के आपका 365 में से 300 डेज पुअर रहते हैं, बस 60 डेज कभी आपका मतलब फसल कट मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम पे उन्हें कोई नौकरी मिल जाती हो, मतलब गेहूं काटने की, तो वो यूजुअली पुअर मतलब दे आर यूजुअली पुअर, बट कभी कभार मतलब उन्हें काम मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब काम मिल जाता है इन द सेंस कभी कभार वो मतलब ठीक ठाक अपना घर चला लेते हैं, तो क्रॉनिक पुअर इसको इंक्लूड करता है। एंड अगर इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो सी करेक्ट होगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें होगा आप लोगों का डी, और वो क्यों होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डी आपसे कह रहा है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड इज द बेस्ट टू आइडेंटिफाई द पुअर, जो कि गलत है। और ये मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर होता क्या है इसमें आपको बताऊं, तो देखो एक मिनिमम कैलोरी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको पॉवर्टी को आपको डिफाइन करना है तो आप मिनिमम कैलोरी का यूज कर सकते हो। कि फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज का है कि अगर इफ अ पर्सन कंज्यूम्स 2400 कैलोरीज इन अ डे, कि एक दिन में अगर कोई पर्सन रूरल एरियाज में 2400 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, तो ही और शी इज नॉन पुअर, वो ठीक ठाक स्थिति में है ऐसा माना जाता है। और अगर 2400 से कम कर रहा है तो ही और शी इज पुअर। सो उसकी और अर्बन एरियाज में क्या होता है कि अगर इफ अ पर्सन इज कंज्यूमिंग 2100 कैलोरीज और मोर, ही और शी इज नॉन पुअर, वो गरीब नहीं है। और अगर 2100 से कम कर रहा है, ही और शी इज पुअर, ठीक है। तो ये चीज होती है। और मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि इसी चीज को, क्योंकि ये कैलोरीज पर डे होती है, ठीक है, तो इन कैलोरीज को एक मंथ के हिसाब से अप्रोप्रिएट कर दिया जाता है एक अमाउंट के लिए। कि फॉर एग्जांपल अगर इफ अ पर्सन इज डूइंग एक्सपेंडिचर ऑफ 816 फॉर कंजम्पशन, मतलब खाने पीने की चीजों के लिए 816 रुपीज खर्च कर रहा है इन आपके रूरल एरियाज, तो ही और शी इज वेल अबव द पॉवर्टी लाइन, मतलब वो गरीबी रेखा से ऊपर है, ठीक है। और जो अर्बन एरियाज है यहाँ अमाउंट 1000 फिक्स है, एंड इट इज बेस्ड अगेन ऑन कैलोरीज, कि पर डे कैलोरीज का कंजम्पशन कितना हो रहा है। 1000 रुपीज है अर्बन एरियाज में, कि 1000 रुपीज या उससे ज्यादा अगर कोई खर्चा करता है अर्बन एरियाज में, तो ही और शी इज नॉन पुअर। तो ठीक है, और ये मेथड बेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना, ये सभी पुअर को एक साथ आपका ग्रुप कर देता है। यानी देखो इसमें सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई 816 रुपीज खर्च कर रहा है, तो उससे ज्यादा कर रहा है तो नॉन पुअर है। बट हो सकता है कि वो 816 रुपीज कुछ ऐसे खर्च कर रहा हो कि अपने बच्चों को स्कूल ना भेज रहा हो, या उनकी पढ़ाई पे खर्च ना कर रहा हो, ये चीजें, ठीक है, और हेल्थ पे खर्च ना कर रहा हो। तो ये सोशल इंडिकेटर्स को इंक्लूड नहीं करता है एमपीसी, जो इसका सबसे मेजर ड्रॉबैक है। और ये चीज एमपीसी की थी। और दूसरे दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को बताऊं वो ये हैं, चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर लोग क्या होते हैं, ठीक है। तो चर्निंग पुअर में क्या होता है कि चर्निंग पुअर आर पीपल हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। तो आपने सीजनल वर्कर्स देखे होंगे अपने आसपास, आप देखते हो कोई गन्ने के जूस का स्टॉल लगाते हैं, या फिर आपका आइसक्रीम का स्टॉल लगाने वाले आप देखते होंगे कि वो समर्स में ही, गर्मियों के दिनों में ही आते हैं, स्टॉल लगाते हैं, ठीक है। तो वो सीजनल वर्कर्स हुए कि वो कुछ साल तो समय मतलब समय साल के कुछ समय तो वो एम्प्लॉयड रहते हैं अपने काम में, उनका काम चलता रहता है तो वो कमाते रहते हैं। बट जब सीजन चले जाएगा तो गन्ने का जूस नहीं बिकेगा, आइसक्रीम नहीं बिकेगी, तो उस टाइम वो पॉवर्टी में रहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम वो पॉवर्टी के नीचे चले जाते हैं। तो चर्निंग पुअर ये लोग होते हैं वो रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। हो सकता है वो साल के 3 महीने एम्प्लॉयड हो। फिर मतलब खेती की बात करें तो खेती में जब फसलों की कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, उस टाइम पे हो सकता है उन्हें जॉब मिल जाती हो, बट रेस्ट ऑफ द टाइम दे आर अनएम्प्लॉयड, या फिर आप लोगों का दे आर अंडर इन पॉवर्टी, ठीक है। तो ओकेजनली पुअर आर पीपल हु आर रिच बट समटाइम्स ड्यू टू बैड लक में फॉल इनटू पॉवर्टी। तो देखो ओकेजनली पुअर वो लोग होते हैं ना जो हमेशा अमीर रहते हैं, बट कभी कभार, ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभार, हो सकता है बैड लक के कारण वो पॉवर्टी में चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इफ अ पर्सन इज देयर, वो ही इज रिच, ठीक है, वो अपना सारा पैसा बिटकॉइन पे लगाया था, क्रिप्टो करेंसी पे लगाया था, या फिर स्टॉक शेयर्स ये सब चीजें उस पे लगाया था, और अगले दिन वो हार जाता है, सारा पैसा उसका चले गया, डूब गया। सो ही और शी विल फॉल इन पोवर्टी, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी ओकेजनली पुअर। आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और देखो इस वाले में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम भी लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहीं पर डाउट हो नीचे पूछ लेना है, रिलैक्स बिल्कुल।
क्वेश्चन नंबर 9 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। तो स्टेटमेंट 1 है फैक्टर्स एसोसिएटेड विद पॉवर्टी आल्सो नीड्स टू बी कंसीडर्ड टू डेवलप पॉवर्टी लाइन। स्टेटमेंट 2 एम ऑफ पॉवर्टी शुड बी टू इंप्रूव ह्यूमन लाइव्स बाय लिमिटिंग द रेंज ऑफ थिंग्स दैट अ पर्सन कुड बी एंड कुड डू। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ए। ये देखो स्टेटमेंट 1 तो सही है, बिल्कुल सही है, बट स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 2 गलत इसलिए है बिकॉज पॉवर्टी का एम ये नहीं होना चाहिए कि लिमिट कर रहा है, लिमिट यहाँ पर गलत लिखा है। पोवर्टी मतलब पोवर्टी का एम होना चाहिए कि इट शुड बी एबल टू इंप्रूव ह्यूमन लाइफ बाय एक्सपैंडिंग द रेंज ऑफ थिंग्स, कि जो पर्सन की स्किल्स है जो वो कर सकता है उसे एक्सपैंड करना है, लिमिट नहीं करना है। ठीक है, तो ए इसमें करेक्ट होगा। Question number 10, fill in the blanks. Dash is about removing the obstacles to the things that a person can do in life, such as illiteracy, lack of access to resources. तो वो क्या चीज है? So this is your option B, development. ठीक है, तो development की definition अगर आप लोगों को learn करनी हो आप कर सकते हो कि development का मतलब इस तरह के obstacles को हटाना, कि illiteracy को हटाना या lack of access to resources को हटाना। तो ये चीज 10th का B करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, नॉन पुअर आर दोस हु। तो देखो नॉन पुअर कौन होते हैं? नॉन पुअर आर पीपल हु लिव अबव पॉवर्टी लाइन। क्वेश्चन नंबर 12, हु डिटरमाइंड द पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम डेली इनटेक ऑफ कैलोरीज। तो जो ये मिनिमम डेली इनटेक ऑफ कैलोरीज के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने का आइडिया था, ये किसका था आप लोगों को बताना है। सो इट वाज ऑप्शन बी, टास्क फोर्स, जो बनी थी प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। ये बनी थी आपकी 1979 में, मैच द फॉलोइंग में भी ये चीज थी। और देखो इसमें क्या था कि जो पर कैपिटा डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज इन आपका रूरल एरियाज था वो था 2400 कैलोरीज की एक दिन में। इफ यू आर कंज्यूमिंग 2400 कैलोरीज, सो यू आर नॉन पुअर, मतलब 2400 या उससे ज्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो तो यू आर इन नॉन पुअर स्टेट। अगर आप उससे कम कर रहे हो यू आर पुअर। और अर्बन एरियाज में इट वाज 2100 कैलोरीज की। 2100 कैलोरीज से अगर आप कम कर रहे हो तो यू आर अर्बन पुअर, अगर आप ठीक ठाक मतलब ज्यादा कर रहे हो तो आप ठीक मतलब यू आर नॉन पुअर। Question number 13, Amartya Sen developed which method to estimate poverty? So this is very simple. This was option A, Sen index. और ये जो आप C और D में देख रहे हो poverty gap index और D आपका squared poverty gap, ये भी आप लोगों के poverty को determine करने के ही indicators होते हैं। ठीक है, these are the methods. क्वेश्चन नंबर 14 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का डी, कि स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो देखो स्टेटमेंट 2 आप लोगों का कह रहा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कलेक्ट्स एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन डेटा एंड नीति आयोग, जिसे हम पहले प्लानिंग कमीशन कहा करते थे, इट रिलीजेस ऑफिशियल डेटा ऑन पॉवर्टी। तो इंडिया में जो पॉवर्टी पर गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी पर डेटा निकालता है इट इज नीति आयोग, और उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो आपका डेटा होता है उसको कलेक्ट करता है आपका एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स क्यों है? हेड काउंट रेशियो रेफर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ पीपल अबव पॉवर्टी लाइन। दिस इज रॉन्ग। हेड काउंट रेशियो का मतलब होता है पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। क्वेश्चन नंबर 15, अगेन दो स्टेटमेंट्स आप लोगों को दी गई हैं, आप लोगों को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। गलत स्टेटमेंट आपकी सेकंड है एंड फर्स्ट आपका ट्रू है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला यही कह रहा है कि जो एमपीसी मेथड है उसमें हम कैलोरी इनटेक करके पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करते हैं, जो कि आप लोगों को मालूम है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म्स हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स, जो कि गलत है। तो देखो ऐसा है ना कि हम फिक्स नहीं कर सकते कि हमने कैलोरी की बात करें कि 2100 अर्बन एरियाज में होनी चाहिए, तो हमने फिक्स कर दिया मतलब 1000 रुपीज। ठीक है, 1000 रुपीज अगर कोई खर्चा कर रहा है सो ही इज नॉन पुअर। तो देखो एक बात समझो, इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता रहता है। ठीक है, मतलब अगर आप आज से 10 साल पहले उठा के देखो तो चीजों के रेट अलग थे, तो अगर हम फिक्स कर दें तो आज 1000 का 2000 हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो फिक्स ही रहता है। ये जो कह रहा है कि हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स, इट हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स। ठीक है, तो सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज नॉट अ रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। तो पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि बिल्कुल रीजन है, इसमें नॉट अ रीजन पूछा है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, कई बार हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले इज अ रीजन, तो इज नॉट, ये जो बीच में होते हैं ना चीजें, इज अ रीजन या इज नॉट अ रीजन, सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसमें नॉट पूछा है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बिल्कुल, अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ेगा, इसलिए पॉवर्टी लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग पॉवर्टी के अंदर जाते रहेंगे। ठीक है, एंड सेकंड इज राइज इन पर कैपिटल जीडीपी, इसको भी बात करते हैं। सी लो कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल इट इज अ रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। डी सोशो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, ये बिल्कुल रीजन है, और इसमें रीजन कौन सा नहीं है, तो बी इसमें करेक्ट होगा कि राइज इन पर कैपिटल जीडीपी इज नॉट अ रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। कि अगर जीडीपी हमारा बढ़ रहा है तो इट इज नॉट द रीजन फॉर पॉवर्टी, कि उसके कारण पॉवर्टी नहीं बढ़ रही है। ठीक है, दूसरे फैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपका लो कैपिटल फॉर्मेशन है, सोशो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन है, कि मतलब ग्रुप्स हैं कई सारे ऐसे जो आज भी मतलब उन्हें सोसाइटी और इकोनॉमी में उन्हें एक्सक्लूड करके रखा है। लाइक विमेन इसका बेस्ट एग्जांपल है कि स्टिल देयर आर मेजॉरिटी ऑफ विमेन हु आर नॉट इनटू दिस इकोनॉमिक फील्ड, हु आर नॉट वर्किंग, दे आर जस्ट कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स। तो 16 का बी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है पुअर्स मेनली रिसाइड इन, तो जो गरीब लोग होते हैं दे मेनली लिव इन ऑप्शन डी विलेजेस, और इसको जस्टिफाई करता है पॉइंट कि मोर देन 3/4 ऑफ द पुअर इन इंडिया स्टिल लिव इन विलेजेस। 18 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पॉवर्टी। ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट नॉट ट्रू होगा वो होगा बी, फोर्थ ओनली। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के कारण पॉवर्टी नहीं होती है, इट इज बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का तब तो पॉवर्टी हो ही ना, बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए जो गल्फ है, जो आपका गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर, वो बढ़ता जा रहा है। सो इसमें बी करेक्ट होगा। तो फोर्थ जो स्टेटमेंट है दिस इज गलत स्टेटमेंट। ओके, दिस इज नॉट ट्रू अबाउट पॉवर्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स पॉवर्टी, तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा पॉवर्टी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ डिमांड, पॉपुलेशन प्रेशर, लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट्स, फोर्थ लो कैपिटल फॉर्मेशन, ऑल आर रीजंस। 20th पर आते हैं, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन है कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश राज वाज पॉजिटिव फॉर रूरल एरियाज। रीजन दिया है ब्रिटिश रेज्ड रूरल टैक्सेस दैट इनेबल्ड मर्चेंट्स एंड मनी लैंडर्स टू बिकम लार्ज लैंड ओनर्स। तो देखो इसमें जो आपका असर्शन है ना, ऑप्शन डी, असर्शन ए इज फॉल्स, ये गलत है। बिकॉज जो ब्रिटिश राज हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स ने रूल किया था उसका इम्पैक्ट आपका रूरल एरियाज में पॉजिटिव नहीं था, इट वाज रादर नेगेटिव, नेगेटिव था। तो असर्शन आपका गलत है। रीजन बिल्कुल सही है कि उन्होंने रूरल टैक्सेस बढ़ाए जिनसे वो जमींदार जो थे वो अमीर होते गए, बट जो कल्टीवेटर्स थे वो पॉवर्टी में जाते गए। ठीक है, तो डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, अगेन स्टेटमेंट दो आपको दी हैं। तो देखो, एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल मींस ऑफ लाइवलीहुड इवन टुडे, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट टू, लैंड इज द प्राइमरी एसेट ऑफ रूरल पीपल, बिल्कुल सही बात। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 22, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन की आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ट्राइड टू रिडिस्ट्रीब्यूट लैंड, जो कि बिल्कुल सही बात है, हमने चैप्टर 2 में इस बारे में पढ़ा। स्टेटमेंट टू है, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन वाज वेरी सक्सेसफुल, ऑल द स्टेट्स इंप्लीमेंटेड दिस पॉलिसी। तो देखो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट टू गलत होगी एंड स्टेटमेंट वन आपका ट्रू होगा। बिकॉज वी नो कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुल बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक रहा था, और बहुत सारे स्टेट्स ने उस पर विलिंगनेस भी नहीं दिखाई थी, बहुत सारे स्टेट ने जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था वो नहीं कैरी किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, वन इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 23, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगेन दो स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो फर्स्ट है, सर्वाइवल ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ रूरल पुअर डिपेंड्स ऑन सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड समटाइम्स ऑन लाइव स्टॉक। तो आप रूरल एरियाज में आज की डेट पे भी जाके देखो तो सब्सिस्टेंस क्रॉप्स का मतलब आपका वीट, राइस, ये हमारे फार्मर्स उगा रहे हैं आज भी। स्टेटमेंट टू, पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन हैज डिक्लाइंड ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट सोर्स। तो जो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है वो डिक्लाइन हुई है कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ है। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई तो लोगों को घर बनाने पड़े, तो घर बनाने के लिए उन्हें जमीन चाहिए, तो उन्होंने वो जमीन पर घर बनाए जिस पर खेती हुआ करती थी। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट सोर्स भी नहीं है, इसलिए जो ऑलरेडी बची हुई लैंड है उस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसलिए पर हेड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, असर्शन एंड रीजन। सो असर्शन स्टेटमेंट आपको दिया है, फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड इन इंडिया, रीजन है दे आर नॉट एबल टू पे बैक द लोन्स टेकन फॉर कल्टीवेशन एंड अदर डोमेस्टिक नीड्स ड्यू टू क्रॉप फेलियर। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 25th पर आते हैं, डैश आर अमंग द मोस्ट वल्नरेबल इन सोसाइटी एज दे हैव नो जॉब सिक्योरिटी एंड लिमिटेड स्किल्स। तो दीज आर योर ऑप्शन बी, कैजुअल लेबर्स। 26th है, poverty is closely related to the nature of, so this is closely related to your employment। ठीक है, अगर किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है वो पोवर्टी में ही चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 27 है, अगेन स्टेटमेंट दो गिवन है आप लोगों के पास। पहला, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड असेट्स हैज लेड टू परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। परसिस्टेंस का मतलब अभी भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स ऐसा तो है नहीं। और स्टेटमेंट टू, द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर हैज वाइडेंड ओवर द इयर्स, बिल्कुल सही बात। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट टू इज ट्रू, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स। बिकॉज देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एसेट से आपका पॉवर्टी आज भी नहीं है, दिस द पॉवर्टी इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड असेट्स। किसी के पास बहुत ज्यादा मतलब जमीन है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, किसी पे नहीं है, सम आर रिच सम आर पुअर। क्वेश्चन नंबर 28, डैश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। सो मैंने आप लोगों का सोर्सेस से उठाया, जो एक सोर्स आपका दिया था इसमें, केस स्टडी जिसे आप कह सकते हो, वहां से मैंने क्वेश्चन लिया है। सो दिस इज योर ऑप्शन ए, इंडिया।
Question number 29. What is the primary objective of developmental strategies as per the Indian Constitution and 5-year plans? So this is your social justice option C. Social justice का मतलब होता है कि सोसाइटी में कोई भी रिसोर्स है उसका इक्वल आप लोग का शेयरिंग हो बिटवीन रिच एंड पुअर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिच हैं दे आर यूजिंग द रिसोर्सेज लाइक एनीथिंग एंड पुअर आर नॉट गेटिंग द रिसोर्सेज टू यूज। सो सोशल जस्टिस का मीन सबको एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, वेदर रिच वेदर पुअर। क्वेश्चन नंबर 30, दो स्टेटमेंट्स आप लोगों के पास हैं। पहला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड ट्रिकल डाउन अप्रोच टू एलिविएट पॉवर्टी टू बेनिफिट द लास्ट मैन एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। सो देखो ट्रिकल डाउन अप्रोच में होता क्या है कि मतलब एक थ्योरी है जिसमें ऐसा माना गया है कि अगर सोसाइटी में मतलब आप टॉप पे कोई चीज करोगे, ठीक है, मतलब टॉप पे अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ लाओगे, मतलब जो ऊपर ऊपर सेक्शन है उनमें आप ग्रोथ लाओगे तो उसका फायदा लोअर सेक्शन को ही मिलेगा। और सोसाइटी में एक तरह से आपका ट्रिकल डाउन अप्रोच चलेगा कि एक को आपने एक में आप मतलब सुधार लाए तो दूसरा उसे ट्रिकल करेगा, फिर तीसरा, मतलब ऐसे होते होते वो नीचे मतलब पूरी सोसाइटी में मतलब बेनिफिट करेगा और सबको उसका फायदा मिलेगा। ट्रिकल डाउन अप्रोच ये होती है कि अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ को आप प्रमोट कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि उसका फायदा कहीं ना कहीं लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी मिलेगा। बट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, वो बात अलग है। तो स्टेटमेंट टू वही कह रहा है कि एम्पेरिकल डेटा, तो डेटा जो हमें मिला उससे क्लियरली पता चलता है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी डिड नॉट यील्ड डिजायर्ड रिजल्ट्स इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट वन, की इंडिया ने अडॉप्ट की थी ट्रिकल डाउन अप्रोच टू एलिविएट पॉवर्टी, कि इकोनॉमिक ग्रोथ हम करें तो स्टार्टिंग में जैसे रिच जो लोग हैं उनका फायदा होगा, पर धीरे 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 वो डिवाइड होकर डिस्ट्रीब्यूट होते हुए पुअर लोगों तक भी पहुंचेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, स्टेटमेंट टू वो कह रहा है। तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दो स्टेटमेंट्स आप लोगों को गिवन है, आप लोगों को बताने कौन सा करेक्ट है। तो देखो हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वाज फेल्ट दैट ग्रीन रेवोल्यूशन इन सेलेक्ट रीजंस वुड बेनिफिट द अंडर डेवलप्ड रीजन एंड मोर बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी, जो कि सही है। स्टेटमेंट टू आप लोगों से कह रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन वाइडेंड द डिस्पैरिटीज रीजनली बिटवीन एंड आल्सो बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज फार्मर्स। तो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि कुछ ही स्टेट्स थे जिनको फायदा मिला, तो रीजनल आपकी डिस्पैरिटी वो बढ़ी, ठीक है। और स्मॉल एंड लार्ज फार्मर्स में हालांकि गवर्नमेंट ने सब्सिडीज प्रोवाइड करी थी, बट उसके बावजूद जो आपके लार्ज फार्मर्स थे, जो बड़े फार्मर्स थे, उनको बेनिफिट ज्यादा हुआ, ठीक है। तो डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, द पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम अप्रोच वाज इनिशिएटेड फ्रॉम विच ऑफ द 5-year प्लान्स? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, थर्ड 5-year प्लान, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। 1961 से 66 तक आपका थर्ड 5-year प्लान रहा था। तो और इसका मेन एम ये था पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स का, टू रेज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, की जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम बढ़े और उन्हें रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले थ्रू क्रिएशन ऑफ एडिशनल एसेट्स एंड मीन्स ऑफ वर्क जनरेशन, की गवर्नमेंट आपका वर्क जनरेट करे, मतलब इन द सेंस गवर्नमेंट को कोई रोड बनानी है तो उसके लिए वो लोगों के लिए वो एम्प्लॉयमेंट दे, ठीक है। रोड बनाने के लिए वो मजदूर वगैरह जो है वो लोगों को ही एम्प्लॉय कर ले। तो 32 का सी करेक्ट होगा। Question number 33, which of the following is not an example of self-employment programs? So the correct answer is option D, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसका मेनली ये था कि आप जो पुअर से पुअर लोग हैं वो बैंक में अपने अकाउंट्स खुलाएं, ये चीज थी, ठीक है। और आप लोगों का करेक्ट आंसर डी होगा कि एग्जाम्पल नहीं है एबीसी, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, एबीसी की हम बात करें। और देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज विच यू शुड नो, जो आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है और पीएम रोजगार योजना है, इसे बाद में मर्ज करके प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंडर लाया गया था, ठीक है। तो अब आरईजीपी और पीएम रोजगार योजना एग्जिस्ट नहीं करती है, इन्हें एक मतलब कंप्लीट इन्हें मर्ज करके प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपका बुक भी कहता है कि जो आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, ये इस वाले प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रहा है, पीएमईजीपी वाले को, ठीक है। तो ध्यान रखना खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को। Question number 34, Food for Work program was initiated in which year? So this was initiated in your option B, 1970s। देखो बुक में आपका केवल 1970s मेंशन किया, यानी 1970s का डिकेड, 1970 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी, आपकी बुक कहती है। बट एग्जैक्ट डेट हालांकि आपका बुक में कहीं नहीं दिया है, तो मैं नहीं कहूंगा आप लोग इसे लर्न करो, बट ये लॉन्च हुआ था, आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जनरल नॉलेज के लिए, 1977 में। Question number 35, which program aims at creating self-employment and wage employment in urban areas? तो अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, उसका नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 36, अगेन दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर बीन एनकरेज्ड, जो कि बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट टू, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ऑल्टरनेटिव्स आपको हैं कि, तो देखो करेक्ट आंसर है बी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। गॉट इट। सो 36 का बी करेक्ट होगा।
Question number 37. Which program launched in 2005 provide a guaranteed wage employment of minimum 100 days in a year? So this is your option D, MG नरेगा। तो मनरेगा इसको कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसकी हम बात करें तो नियरली 5 करोड़ हाउस होल्ड गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अंडर दिस लॉ। तो डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38। दो स्टेटमेंट्स आप लोगों को गिवन है, आप लोगों को बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। दोनों स्टेटमेंट आप लोगों की करेक्ट है कि इंडिया ने एनविसेज किया था, इंडिया ने ये इमेजिन किया था, काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि इंडिया ने ये सोच रखी थी कि अगर हम आपका सोशल कंजम्पशन चीज, फॉर एग्जाम्पल आपका जनता को, मतलब जो पुअर पीपल है उन्हें आप लोगों का केरोसिन प्रोवाइड करना, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, ग्रेन्स प्रोवाइड करना, उससे उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। तो इंडिया ने पायनियर किया था, मतलब इंडिया उन देशों में आता था जिन्होंने ये आपका स्कीम अपनाई थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पोषण अभियान एंड मिड डे मील स्कीम एम एट इंप्रूविंग फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर, जो कि बिल्कुल सही है। सो बी करेक्ट होगा। 39 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स अटेम्प्ट्स टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशन? सो दिस इज योर ऑप्शन डी, एएनसी बोथ। ध्यान रखना, ऑप्शन डी का करेक्ट होगा आप लोगों का कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में और हाउसिंग कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए स्कीम्स हैं, ये हैं आप लोगों की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो मतलब आपके रोड्स को बेटर करने की है, और दूसरा है आप लोगों का वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। Question number 40. The program is a social security program launched by government. Under this, elderly people who not have anyone to take care are given pensions. Poor women and widows are also covered under this. तो इस प्रोग्राम का नाम आप लोगों को बताना है। So this is your आपका ऑप्शन बी, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली जो आप लोगों के एल्डरली लोग होते हैं, जो आप लोगों के बूढ़े लोग होते हैं और आपकी विडोज होती हैं, उनको आप लोगों का काइंड ऑफ पेंशन प्रोवाइड करी जाती है। सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है ये। तो इसका नाम आपका, आप लोगों का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41। दो स्टेटमेंट आप लोगों के पास है। पहला, प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज लॉन्च्ड इन 2015। सेकंड, अंडर पीएमजेडीवाई यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीपल आर एनकरेज टू ओपन बैंक अकाउंट एंड प्रमोट सेविंग हैबिट एंड इंटेंस टू ट्रांसफर ऑल द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सब्सिडीज टू अकाउंट होल्डर्स डायरेक्टली। सो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों की डी होगी। स्टेटमेंट टू तो सही है बट वन फॉल्स, और वो वन फॉल्स इसलिए बिकॉज ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज लॉन्च्ड नॉट इन 2015 बट इन 2014। एंड अगेन एक और चीज जो पॉइंट प्रधानमंत्री जन धन योजना से है वो ये है कि इसमें क्या होता है कि जो ईच बैंक अकाउंट होल्डर होता है, मतलब जो भी खाता खुलवाता है, उसे 1 से 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42। अगेन आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन ये है। तो गवर्नमेंट्स अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन वाज डैश डायमेंशनल। तो आपको बताना है गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी पॉवर्टी कम करने की इंडिया में, वो उसके कितने डायमेंशन थे, उसकी कितनी फेसेस थी। सो इट वाज आपका ऑप्शन ए, 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो पहला अप्रोच ये था कि जो गवर्नमेंट का ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच था कि हमें ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा करनी, जिससे क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जो आप लोगों के लोअर सेक्शन है सोसाइटी के, वो भी ग्रोथ करने लगेंगे। ठीक है, दूसरा ये था पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स की, हम लोग प्रोग्राम्स लाएंगे अलग अलग जिससे लोगों को पॉवर्टी से एलिविएट होंगे, लोग ऊपर हम उठाएंगे गरीबी से। थर्ड था टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक एमिनिटीज लाइक आपका फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी एट सब्सिडाइज रेट प्रोवाइड करना। तो ये चीजें ऑप्शन 42, क्वेश्चन 42 का आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43। मैच द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को मैच करना है। तो देखो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, मैंने सेपरेट क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया, और कभी कई बार आपका मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। तो लेट्स डू दिस। तो देखो, पोषण अभियान मिड डे मील स्कीम, दिस इज फॉर इंप्रूविंग फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पुअर, ध्यान रखिएगा। सेकंड, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दिस गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनस्किल्ड वर्कर। थर्ड, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, D. Developing infrastructure and housing conditions. And fourth, National Social Assistance Program. This helps specific group elderly people by giving them pensions. ठीक है, तो कोड्स देख लीजिए, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का बी। 44th पर आते हैं। दो स्टेटमेंट आप लोगों को दी हैं। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ओनरशिप ऑफ असेट, विच इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू, अर्बन पुअर आर मोस्टली एन ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 45। दो स्टेटमेंट्स अगेन आप लोगों को दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कौन सा करेक्ट है। तो देखो, करेक्ट आंसर आप लोगों का ए होगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला कह रहा था द परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट पुअर इन सम स्टेट्स इज नाउ वेल बिलो द नेशनल एवरेज, जो कि सही है। देखिए, स्टेट्स लाइक केरल, जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, और आपका हिमाचल प्रदेश, उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाया है इन सब इंडिकेटर्स में, चाहे वो हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, या फिर आपका ये पॉवर्टी रिडक्शन का भी हो। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां नेशनल एवरेज, जो नेशनल का एवरेज है पॉवर्टी लाइन का, उससे भी आप लोगों का जो पुअर है, जो गरीबों की संख्या है, बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, दूसरा है कि हंगर, मैलनरिशमेंट, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज आज भी इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं।
और एक और चीज ध्यान रखिएगा, पॉलिसी टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन हैज इवॉल्व्ड इन अ प्रोग्रेसिव मैनर ओवर द लास्ट 7 डिकेड्स बट इट हैज नॉट अंडरगॉन एनी रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही पॉवर्टी एलिविएट करने की, लोगों को उस पॉवर्टी से हटाने की, उठाने की, वो प्रोग्रेसिव जरूर रही। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की, चाहे आपका मिड डे मील स्कीम हो या फिर हाउसिंग स्कीम हो, बट उसके बाद भी उसमें कोई रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, ठीक है, तो उतने सक्सेसफुल उस एक्सटेंट पर नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 46, अगेन आप लोगों को कंसिडर करना है स्टेटमेंट्स को और आइडेंटिफाई करना है इस बार इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट है आप लोगों का बी, कि द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर दीज प्रोग्राम्स इज ऑलवेज सफिशिएंट। देखो, ये पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की यहाँ पर बात की गई है, तो इनमें जो अमाउंट एलोकेट होता है वो कई बार सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए अमाउंट लिखा है मैंने, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर दी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इज नॉट सफिशिएंट। कि फॉर एग्जांपल अगर 1000 करोड़ 1000 करोड़ गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिए आपका मिड डे मील स्कीम के लिए, बट उसमें डेफिसिट आपका इतना हो जाता है कि वो उसकी कॉस्टिंग आ रही होती है 2000 करोड़, तो फंड्स कई बार सफिशिएंट नहीं होते हैं, ठीक है, तो बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, दो स्टेटमेंट आप लोगों को दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 सेज गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव आल्सो फेल्ड टू एड्रेस मेजॉरिटी ऑफ वल्नरेबल पीपल हु आर लिविंग ऑन और जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन। स्टेटमेंट 2 सेज हाई ग्रोथ अलोन इज सफिशिएंट टू रिड्यूस पॉवर्टी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है बट 2 गलत है। देखो, हाई ग्रोथ, ये अगेन वही ट्रिकल डाउन अप्रोच है कि गवर्नमेंट सोचती है कि हाई ग्रोथ हम कर लेंगे तो धीरे 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 उसका असर लोअर सेक्शंस में पहुंच जाएगा, बट इट इज नॉट सफिशिएंट टू रिड्यूस पॉवर्टी। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, कि पहला तो करेक्ट है स्टेटमेंट, बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, सो 47 का सी था, एंड हाई ग्रोथ अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू रिड्यूस पॉवर्टी, जो कि मैंने बताई दी। तो गाइज ये थे हमारे चैप्टर 4 पॉवर्टी के क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आए तो यार थम्स अप जरूर दिखा देना, जो कि आप लोग नहीं दिखाते हो। मैं देखता हूँ आप लोग देख भी नहीं रहे हो मेरे वीडियोस को। सो प्लीज डोंट इग्नोर दीज वीडियोस, बिकॉज टर्म में जो आपका एग्जाम होगा, आप लोग उसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन इसी एमसीक्यू सीरीज से मिलने वाले हैं। और सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, मैं देखता हूँ 60% से ज्यादा लोग चैनल के देखते हैं, चैनल के कंटेंट को, बट दे डोंट सब्सक्राइब। सो प्लीज डू सब्सक्राइब गाइज। ऐसा मत करो कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बिकॉज टर्म 1 के लिए आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट इज ऑन द वे, बनाया जा रहा है। इट इज ऑन, वर्क इज ऑन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। दैट वाज ऑल, थैंक यू।